अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आज ये टॉपिक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के हवाले से हमें कुछ बता दीजिए। तो बिल्कुल हाजिर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल जिस तरह फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के लिए मैंने बताया था, ऑप्शंस बताए थे, तो सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन में चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 7 टोटल चैप्टर्स मौजूद है। 14 चैप्टर्स हैं। ये मैं अपनी तरफ से हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये पहला ऑप्शन ही रेफ़र कराता हूँ, बिकॉज़ ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब आप सेकेंड एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी है, मेडिकल सीट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको सारे के सारे चैप्टर याद करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ माई फेवरेट ऑप्शन, ठीक है। ये आप सारे के सारे चैप्टर होंगे। तो बहरहाल अगर ये आपसे बहुत दूर है, कोई बाज़ रीजंस की बिना पर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन है। और हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 95% और 85% इनके बीच में आपके मार्क्स आ सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन में डिपेंड करता है कि आप पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया हुआ है। बाद स्टूडेंट पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो उसके नंबर अच्छे होते हैं। नंबर 2, अगर आप खूबसूरत डायग्राम्स और राइटिंग खूबसूरत है तो ये आपको 85 से ऊपर लेके जाएगा, मतलब अराउंड 90-95 के आसपास रखेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन 14 चैप्टर में से 14 चैप्टर में से आप ये जो 7 चैप्टर्स है वो 8 या 9 चैप्टर आप समझ लीजिए ये हो जाए। होम्योस्टेसिस है, तमाम के तमाम टॉपिक्स, ये नीचे आप छोड़ उसको मत देखो, ऑल सपोर्ट एंड मूवमेंट से तमाम के तमाम टॉपिक्स, नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन से सब कुछ, केमिकल कोऑर्डिनेशन से सब कुछ, इनहेरिटेंस से सब कुछ, क्रोमोसोम एंड डीएनए से सब कुछ, बायोटेक्नोलॉजी से, ये मेरे पूरा बायोटेक्नोलॉजी से सब कुछ, और रेस्पिरेशन मैनेजमेंट, ये 9 चैप्टर है। 5 चैप्टर आप स्किप कर दे, 9 सब के सब पढ़ ले। तो अगर आप ये 9 चैप्टर सब के सब पढ़ोगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये आपको कहाँ तक ले जा सकता है, ये आपको 50% से लेकर आपको अराउंड 85% के आसपास रख सकते हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन आपको कभी फेल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मार्क्स इसमें चांसेस नहीं है, अलबत्ता पास हो सकते हैं, और पासिंग में भी आप 85 तक भी इसमें जा सकते हैं। वो लक पे डिपेंड करता है कि पेपर में हो सकता है यहीं से ही क्वेश्चंस आ जाए जो आपने इन्हीं चैप्टर से आपने याद किए हो, तो लक पे डिपेंड करता है वो। और आपकी खूबसूरत राइटिंग है, पेपर राइटिंग करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें ऐड अप करके आपको 50 से ऊपर लेके जाएंगे, 85 तक, मतलब इसके अराउंड आपके मार्क्स आ सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन था। और थर्ड ऑप्शन क्या है, ये इमरजेंसी ऑप्शन है। इस इमरजेंसी ऑप्शन में यही चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये खतरा है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हूबहू आप जरूर पास हो जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे। इसमें खतरा है। क्यों खतरा है कि थर्ड ऑप्शन में आप बिल्कुल 50 से नीचे भी आपका परसेंट आ सकता है, 40-30 आ सकता है, ठीक है, और आप 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चांस नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है कि आप फेल हो जाएं, पास हो जाएं, लेकिन फिर भी चांसेस है कि अगर आपने इस पर ज़्यादा मेहनत किया तो आपके पास होने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, थोड़ी सी बहुत। जैसे इसमें हमने करना कि क्योंकि आप सब लोग जो है इसमें बहुत नकल करने का इरादा आपका नहीं होगा, आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ने का इरादा किया होगा, और मैं बिल्कुल भी आप लोगों को एक पेज भी ले जाने का जो है फेवर नहीं करता कि आप एक पेज अपने साथ लेके जाइए या दूसरों से पूछ इधर उधर। हमारे यहाँ तो बहुत सारे हालात ख़राब है, हो सकता है ये मैं उनके लिए रिकॉर्ड करूँ जो कहते हैं यार बस मेहनत करना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए, क्या करें, हालात है, कोविड-19 है, पैंडेमिक है, ये वो वगैरह है। भाई आजकल तो YouTube में सब कुछ अवेलेबल है। सेकेंड ईयर मेरा तकरीबन 70% सेकेंड ईयर अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी ऑलमोस्ट 100% मैं टच कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह की फजल से। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी आप लोग देखो, चैप्टर जो है वो तकरीबन 99% अपलोड हो चुका है। सेकेंड ईयर 70% हो गया है। तो आपने क्या करना है, होम्योस्टेसिस में आपने ये BD जो मैं लिखता हूँ बेसिक डेफिनेशंस, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपने उठा लिया। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है,
ये कुछ डेफिनेशन 2-2 लाइनों वाला वो आप लोग ले लेंगे। इसके बाद इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन से आपने किडनी का पढ़ना है, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरह यूरिन बनाते हैं, नेफ्रॉन के टाइप्स, ये आपने सारे टच करने डायग्राम के साथ। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये भी आप करना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये चीज़ें आप टच कर देंगे, ये टॉपिक्स। सपोर्ट एंड मूवमेंट्स में से आप सिर्फ ज्वाइंट को देख ले कि ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन, ज्वाइंट्स क्या है, ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन आप देख लें, और बाकी सारे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, ये भी इसके ऊपर मेरे लेक्चर अवेलेबल है, जो मैंने लिखा है इसमें सब मेरे लेक्चर भी मेरे भी अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब में बाकी टीचर्स के भी अवेलेबल है, मेरी तरफ से मेरा देख ले, बाकी टीचर्स भी देख ले, बड़े अच्छे यूट्यूबर्स पे, यूट्यूब पे बड़े अच्छे टीचर्स हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है लिखा हो। और फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूरॉन को लाजमी तौर पर आप पढ़ लें, न्यूरॉन को, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप्स, पोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, एसोसिएटिव न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपने लिखना है। नर्व इम्पल्स पे आप लोगों ने लाजमी जाना है, नर्व इम्पल्स क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 की 3 हमारे पास अवेलेबल है, आप जस्ट लिखो डॉक्टर आदि के नाम से सर्च करो आ जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया हुआ है, इसके लेक्चर्स आ रहे हैं, 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये भी आपको 1-2 दिन में ये आपको मिल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इंशाल्लाह। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को सारा आपने पढ़ना है, कितने भी हार्मोन्स, एंटीरियर मीडियल लोब है, पोस्टीरियर लोब, ये सारा आपने देखना है। पेंक्रियाज आपने भी टच करना है। इनहेरिटेंस पर आ जाता है, ये एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसमें आपने क्या करना है, बेसिक डेफिनेशंस, इसमें जीनोम शामिल है, व्हाट इज़ जीनोम, उसके अंदर आप इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, हेरिडिटी का डेफिनेशन है, और कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स वगैरह वगैरह, कुछ बेसिक डेफिनेशन यहाँ से आप लोग ले लिए। 2-2 लाइन पर डेफिनेशन है। 2 लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों पर बड़े खूबसूरत सिंपल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ये आप इसमें टच कर दें। आई होप, उम्मीद है कि यहाँ से आप निकल जाएगा, वरना तो बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। अच्छा, फिर क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये वो है चैप्टर है जिसमें मैंने बहुत चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह, जीन एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये, और म्यूटेशन, तो ये भी सारे के सारे अवेलेबल है मेरे नाम से, आप सर्च करें तो ये आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक्स, इसको आप याद करें, 3-4 टॉपिक्स है। बायोटेक्नोलॉजी में से सिर्फ मैंने 2 टॉपिक्स आपके लिए उठाए हुए हैं, ये एक पीसीआर क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी एक टॉपिक है। ये 2 टॉपिक यहाँ से आप लोग ले लें। और यहाँ पर मेन एंड हिज एनवायरनमेंट आप लोग हैरान होंगे, सर ने ये कैसे लाया, लास्ट में चैप्टर है, ये मैं इसलिए लाता हूँ, इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस होते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए, शॉर्ट डेफिनेशन जो आपके पेपर है उसके लिए हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा एनवायरनमेंट क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट किस तरह से ख़राब हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, एसिड रेन क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब बड़े आसान और इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस है, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में शॉर्ट डेफिनेशन आएंगे, तो शॉर्ट डेफिनेशन से इधर से चांस ज़्यादा है, इसमें निच आएगा कि निच क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ से आएंगे। रेस्पिरेशन को मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये भी आजकल इस साल जो है इंक्लूड किया हुआ है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में, पहले ये मौजूद नहीं था, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में था, अब ये सेकेंड ईयर में आ चुका है, तो होप कि इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, आपने इस चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह सांस लेते वक्त, जब आप सांस लेते तो उस वक्त आपके अंदर क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या क्या मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते, क्या रिलैक्स करते हैं, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त क्या फिजियोलॉजी होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इस पर भी एक वीडियो मेरा है, आप लोग उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप जैसे मैंने कुछ कहा है आपके बड़े अच्छे नंबर आ जाए, और ये मैंने अपनी तरफ जस्ट एक आपके कहने पर मैंने ये बना दी। मेरी दुआ आपके साथ है कि आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाएं, और बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।